पेपर स्टार्ट कर रहे हैं SK20 का मेडिसिन 7 फेब आफ्टरनून। ठीक है, मेडिसिन का हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले MCQs है हॉर्स राइडर फॉल एंड स्क्रैचेस सम डेज अगो presented with lock jaw and spasm due to tetanus toxin which is erythrotoxin, enterotoxin, neurotoxin या एंडोटॉक्सिन। यहाँ पे ना इस MCQ से बहुत से MCQ सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हमने याद रखना है कि उन्होंने कहा है टेटनस टॉक्सिन, जो कि हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होते हैं, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, वो दो तरीके से हमारे पास जो है काज कराते हैं। एक तो हमारे पास वो या तो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं या फिर हमारे पास होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के ज़रिए, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है वो हमेशा एंडोटॉक्सिन के ज़रिए एक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेनली एक्सोटॉक्सिन, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन होगा। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है न्यूरोटॉक्सिन। सेकेंड MCQ है पेशेंट विद एड्स प्रेजेंटेड विद रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, ड्रग विच गिवन व्हाट डज द ड्रग इनहिबिट। वो कह रहे हैं कि ड्रग क्या इनहिबिट करेगा। तो एड्स का जो पेशेंट होता है ना, तो वो हमारे पास वहाँ पे उनके जो है वो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स जो है वो निमोसिस्टिस जिरोविसाई की वजह से होती है। तो इसके अंदर हम जो इसके अंदर एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं वो होती है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। तो उसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं ये वाला, तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि वो DNA के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर भी हमारे पास और MCQs कवर हो गए जो रिपीटेडली CPSP में आते हैं कि जो हमारे पास एड्स है वो किस वजह से वहाँ पर रिस्पायरेटरी सिम्टम मेनली किस वजह से होती है। तो ये MCQs में आता है। तो क्या क्या चीज़ कराती है, तो वो निमोसिस्टिस जिरोविसाई होती है। और इसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल है। और फिर उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। थर्ड MCQ है कि पॉलीसेक्राइड एंटीजन कंजुगेटेड टू इंक्रीज इम्यूनिटी विद वैक्सीन। तो हमें पता है जो कंजुगेटेड होता है वो हमारे पास मेनिंजोकोकल होता है। उसके बाद फोर्थ MCQ है कि 6 मंथ बेबी डायग्नोस्ड विद वूपिंग कफ परटूसिस ड्रग गिवन फॉर दिस इज़। इसके अंदर कौन सा ड्रग होता है, तो ये एरिथ्रोमाइसिन होता है, ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर है कि फिफ्थ MCQ विच वाइटामिन अदर देन फोलेट इज़ थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो वो हमारे पास है C ऑप्शन विटामिन A एक्सेस। अब देखिए, अगर पूछेंगे कि कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, अगर डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है कौन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो फोलेट है। और अगर किसकी एक्सेस की वजह से हुआ है तो वो विटामिन A है। तो दोनों MCQs इससे कवर हो गए। अब हमारे पास 6 है कि अ पेशेंट हैज़ कॉन्जेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ एओर्टा विद पोस्ट वेल्वुलर स्टेनोसिस विच सेल लेयर इन्वॉल्व। वो कह रहे हैं कि कौन सी सेल की लेयर इन्वॉल्व होती है। तो जब भी हमारे पास स्टेनोसिस होती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास इलास्टिन इन्वॉल्व होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर कोई एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह हो, ये हमारे पास मेनली जो है ना विलियम सिंड्रोम है। विलियम सिंड्रोम के अंदर हमारे पास ये होता है कि क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हो जाती है और वेल्वुलर स्टेनोसिस भी हो जाती है। उसके अंदर इलास्टिन का डिफेक्ट होता है। 7th MCQ है ओल्ड एज पेशेंट प्रेजेंट विद थाई ट्रोमा ड्यूरिंग ऑपरेशन कंटिन्यूस ब्लीडिंग, बेस लाइन कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज, PT APTT fibrinogen raised and platelet count low. On inquiry, history of bruises since 6 months, no other abnormality. It is related to PT APTT दोनों डिरेंज है, फिब्रिनोजन भी रेज्ड है, प्लेटलेट काउंट लो है। तो ये हमारे पास DIC का स्नैरियो है। तो इसलिए ऑप्शन A आ जाएगा, सेप्सिस एंड DIC। ओबीस पेशेंट है with myxedema, thinner wasting and loss of sensation on lateral palmar aspect due to। जो हमारे पास अगर थिनार वास्टिंग है और लॉस ऑफ सेंसेशन है, तो पार्मा साइड पे हमें पता होता है कि ये कौन सी करा रही होती है, मीडियन नर्व करा रही होती है। लेकिन
एक और चीज़ भी इन्होंने बताई हुई है, मिक्स एडीमा हो जाए, अगर डायबिटीज़ आ जाए या प्रेगनेंसी आ जाए, इन तीनों के अंदर हमारे पास जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन है कार्पल टनल सिंड्रोम। 9th MCQs है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर कैन बी गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स ऑफ लंग्स। ये पता है कि ये जो है इनहिबिटर जो है वो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद है कि पेशेंट है जिसको हमारे पास राइट हाइपोकोंड्रिक पेन है। पेशेंट के अंदर अगर हमारे पास राइट हाइपोकोंड्रिक पेन है तो वो कह रहा है कि कौन सा डर्माटोम इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारे पास T7 से T9 डर्माटोम इन्वॉल्व होगा। देखिए जो हमारे पास लीफी स्टर्नम है उससे नीचे हमारे पास जो है ब्लैडर पड़ा होता है वो गॉल ब्लैडर, और हमारे पास जो है अम्बलाइकस से ऊपर, अम्बलाइकस का लेवल हमें पता है कि वो T10 होता है, तो उससे ऊपर वाला होगा ना तो T7 से T9 है। उसके बाद हमारे पास है MCQs 11। वो कह रहे हैं रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम विच इज़ ट्रू। तो फैट एम्बोलिज्म की वजह से क्या ट्रू होगा, पहला है कैन अक्कर बिफोर 12 और से पहले नहीं होता। अच्छा ये भी बहुत जगह सिनेरियो आया हुआ होता है कि फैट एम्बोलिज्म का, तो हमने याद रखना है कि फैट एम्बोलिज्म का भी जब भी सिनेरियो आएगा ना तो उसके अंदर मेनली बोन का फ्रैक्चर दिया होगा। कभी भी बोन का फ्रैक्चर दिया होगा ना तो उसके अंदर फैट एम्बोलिज्म होगा, लेकिन वो हमेशा 12 आवर के बाद होगी, 24 आवर में स्टार्ट होगा के बाद उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पे 12 आवर से पहले नहीं हो सकता। फैटली हमारे पास होता है, वो कह रहे कैन प्रोड्यूस क्लिनिकल सिम्टम 5 to 10 डेज आफ्टर इंजरी। 5 to 10 डेज सुनने 24 आवर के बाद हमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए और लेस कॉमन इन फीमेल, नहीं फीमेल के अंदर कॉमन होता है, तो इसलिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हमारा सबसे वैलिड ऑप्शन होगा इसके अंदर से। Patient in clinical symptoms of Cushing syndrome, the doctor thought that problem is at the level of receptor. Where is the receptor of cortisol located? अच्छा सिर्फ cortisol नहीं, जो भी हमारे पास स्टीरॉइड वाले हैं ना उनका जो है रिसेप्टर हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये हमने याद रख लेना कि बाकी सबके सेल मेम्ब्रेन पे है रिसेप्टर। स्टीरॉइड के जो है वो हमारे पास सब स्टीरॉइड के कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर है। और जो हमारे पास थायराइड है उसका न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा। ठीक है, अब हमारे पास अब तीनों MCQs हमारे पास हो गए कि सेल मेम्ब्रेन पे किसका है, साइटोप्लाज्म में किसका है और न्यूक्लियस पे किसका है। उसके बाद हमारे पास है 13 MCQs। Child is agitated with coarse features having edema and ascites. What is the underlying cause? Underlying cause क्या है, अब इसके अंदर है बच्चा है एजिटेटेड है, उसको एडिमा भी है और एसाइटिस भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ठीक है, लीडिंग टू हाइपोप्रोटीनीमिया। कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा ये जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना ये हमारे पास होता है क्वोशियोरकर, और जो कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो होता है मेरास्मस। लेकिन क्वोशियोरकर हम इसलिए कर रहे हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्योंकि इसके अंदर एसाइटिस और एडिमा है जो कि क्वोशियोरकर के अंदर होते हैं, एडिमा के अंदर हमारे पास मेरास्मस के अंदर नहीं होता। उसके बाद है 14 MCQs। उसके अंदर हमारे पास है 20 years old पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ एंड डिस्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव ऑफ अस्थमा। इनमें से कौन सा जो है अस्थमा को सपोर्ट कर रहा है, तो FEV1 रिवर्सिबल 12% विद ब्रोंकोडाइलेटर्स। ये ऐसे पैट एक लाइन है COPD वगैरह की अस्थमा के अंदर के जो हमारे पास FEV1 रिवर्सिबल होता है 12%। उसके बाद हमारे पास 15 MCQs है। अ पेशेंट हैज़ इंजरी टू एक्सिला, पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड हिज थंब एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डोरसम। देखना डोरसम की बात हुई है, अगर आता पार्मा साइड तो हमारे पास होती मीडियन नर्व, अब डोरसम आ गई है तो इसकी वजह से हमारे पास आ जाएगी रेडियल नर्व। A patient है with stroke having weakness in left leg and foot, artery involved is। ये आर्टरी इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि लेग और फुट के बाद आगे इसलिए हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास इन्वॉल्व होगी।
एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी क्योंकि हमने होमनकुलस पढ़ा है। होमनकुलस के अंदर सबसे पहले हमारे पास लेग आती है, फिर हमारे पास फेस और आर्म आता है, इसलिए हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी। अब हमारे पास है 2-year-old चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट फ्रैक्चर विदाउट ट्रॉमा, सेम हिस्ट्री इन अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज़। रिकरेंट फ्रैक्चर आ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एकोंड्रोप्लेजिया है। एकोंड्रोप्लेजिया जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसलिए इसका बी आंसर है। अब है वायरस ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा वायरस है जो ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन? हेपेटाइटिस बी भी होता है, ठीक है, सी भी होता है, लेकिन पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये। लेकिन अगर साइटोमेगैलो वायरस आ जाए तो वो हमारे पास मेन होगा पहले नंबर पे, फिर हेपेटाइटिस बी और फिर हेपेटाइटिस सी। ये देखें इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है, इसको मार्क कर लें कि ये मेन इसकी वजह से होता है। अब हमारे पास है कि एक 8 month old बेबी है, हैज़ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड अटैक ऑफ साइनसाइटिस, राइनाइटिस, डायरिया एंड 2 episode ऑफ नमोनिया। ऑन इन्वेस्टिगेशन हिज बी लिम्फोसाइट्स आर रिड्यूस्ड। अगर बी लिम्फोसाइट्स कम है तो कौन से डेफिशिएंसी होगी, और आर टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो भी कम है, तो ये एक्स लिंक्ड ए कैमाग्लोबुलिनिया हो गई। ये एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, बी टेक जीन की वजह से होती है ये, ठीक है, टायरोसिन काइनेज की वजह से। इसके अंदर हमारे पास जो है बी लिम्फोसाइट्स है, उनकी मैचुरेशन ही नहीं हो रही होती। अच्छा, 20 years old फीमेल है, प्रेजेंट विद प्राइमरी एमिनोरिया, ऑन एग्जामिनेशन ब्रेस्ट डिवेल्प विद स्पार्स एक्सिलरी हेयर एंड वेजाइना प्रेजेंट, ठीक है। ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी एब्सेंट ओवरीज एंड यूटेरस। अब उन्होंने बता दिया एब्सेंट ओवरीज है और यूटेरस है, ठीक है, प्राइमरी एमिनोरिया भी है, तो हम इन दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ए और बी के अंदर। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो इसके अंदर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इस वजह से है क्योंकि इन्होंने कह दिया एब्सेंट ओवरीज और यूटेरस। जो कि कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है ना, जो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसके अंदर हमारे पास जो है यूटेरस प्रेजेंट होती है, उसके अंदर सिर्फ एम्बिगस जेनिटेलिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ऑन इन्वेस्टिगेशन मेट सीन इन पेरिटोनियम, लीवर एंड ओवरीज, रूट ऑफ स्प्रेड। इसका रूट ऑफ स्प्रेड हमें पता है, वो हमारे पास वीनस कनेक्शंस होते हैं। अब है पेशेंट विद हाइपरटेंशन हैज़ इंक्रीज GFR, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज GFR? रीज़न इंक्रीज GFR का है इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये हमें पता है हाइपरटेंशन होती है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। A young patient presented with sore throat, fever and goiter. On examination, his throat was congested, fever was 102 degree Fahrenheit and goiter was observed. Lab showed TSH down, T3, T4 normal. What ड्रग विल यू प्रिस्क्राइब? इसके लिए हम जो ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे वो कोएमोक्सिक्लेव होगा। वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास T3 और T4 नॉर्मल है, तो हमें कोई भी थायराइड ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको फीवर भी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसका थ्रोट भी कंजेस्टेड है, इसलिए हम उसको कोएमोक्सिक्लेव सजेस्ट करेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी व्हेन गिवन ओरली। अच्छा, ये वाला MCQs है ना, इसका आंसर करेक्ट कर लें, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जो ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे जो है ज़्यादा है, वो यहाँ पे डाइजोक्सिन है, ये प्रोप्रानोलोल नहीं है। अच्छा, ग्लूकोज इज़ ऑब्जर्व्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थ्रू। अब हमारे पास ग्लूकोज जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो इन्होंने लिख दी है ना, वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी, लैक्टेट वगैरह भी जो PCT के ज़रिए एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, वो हमारे पास हमेशा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं MCQs 26। पेशेंट प्रेजेंटेड विद आउटवर्ड डेविएशन ऑफ राइट आई, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज। आउटवर्ड डेविएशन यानी एबडक्टेड है। एबडक्शन जो हो रही है इसका मतलब है कि आई की एडक्शन नहीं हो रही, तो एडक्शन हमारे पास कौन सी कराती है? ओकुलोमोटर नर्व कराती है।
इसलिए हमारे पास राइट साइड की ओकुलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज है। अगर हमारे पास एब्डक्टेड इसलिए पोजीशन में है क्योंकि एब्डक्टेड को 6 क्रेनियल नर्व करा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइट्रल वाल्व ओपन इन विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल, कौन से फेज ऑफ कार्डिक साइकिल में ओपन होता है, ये पता है, एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर। जब भी हम सीवीएस स्टडी करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे कब वॉल्व ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, 2 रिगार्डिंग एपिनेफ्रीन के रिगार्डिंग क्या चीज़ करेक्ट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है कि वो इंक्रीज़ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कराती है, क्योंकि वो अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। तो एक्टोन बीटा रिसेप्टर ओनली, ये भी गलत हो गया। डिस नॉट एक्टोन अल्फा रिसेप्टर्स, ये भी गलत हो गया। वेजो डायलेशन नहीं, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट प्री पोटेंशियल, ये हाईएस्ट पोटेंशियल हमें पता है ऐसे नोट का होता है। पेशेंट हैज़ राइट साइडेड वीकनेस एंड हैज़ अपर लोअर मोटर न्यूरॉन लेन। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ के अंदर मेन है अपर मोटर न्यूरॉन लेन। जो अपर मोटर न्यूरॉन लेन है ना, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेन स्टेम से ऊपर है, तो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल में होगा। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन होता तो वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में होता, यानी मिड ब्रेन पोन्स या मेडुला में से कहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विल कॉज, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कॉज कराएगा, जो हमारे पास इजैकुलेशन है और वो हमारे पास पुडेंटल नर्व और वगैरह करा रही होती है। इसके अलावा माइड्राइसिस है, वो हमारे पास सिम्पैथिक करा होता है। स्वेटिंग भी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ना, वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक करा रहा होता है, ठीक है। अब पेशेंट हैज़ पैन सिस्टोलिक मरमर, अभी पहले ही पता चल गया पैन सिस्टोलिक है, तो हम देखेंगे पैन सिस्टोलिक कौन सा था हमारे पास, एमआर का मरमर था, टीआर का मरमर था। इसके अलावा हमारे पास जो है जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं उसके अंदर भी पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन भी बताती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एमआर का मरमर होगा। टीआर भी एक्सक्लूड हो गया और हमारे पास वीएसटी भी एक्सक्लूड हो गया है। यंग पेशेंट विद 5 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग एंड नो अदर सिम्टम्स, ऑन इन्वेस्टिगेशन एन ईयर फिस्टूला बिटवीन पैनक्रियाटिक टेल एंड जीआईटी, वेयर इज अ फिस्टूला। तो हमारे पास पता है हमें कि जो हमारे पास पैनक्रियाटिक टेल है वहाँ पे हमारे पास ड्यूडिनम होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास इसका जो होगा फिस्टूला कहाँ बनेगा, ड्यूडिनम के साथ बनेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के। अ पेशेंट वाज एडवाइज्ड आई ड्रॉप्स फॉर आई इन्फेक्शन, 2 days later she complained of sore taste, the drop from eye go first to, क्योंकि हमारे पास टेस्ट सेंसेशन हो रही है तो नेज़ोफेरेंक्स होगा, ठीक है, नेज़ोफेरेंक्स के अंदर चल जाएगा। अब वो कह रहे हैं इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड काज डिक्रीज इन कैपिलरी परफ्यूजन होता है, ठीक है। कैपिलरी की परफ्यूजन कम होगी क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा मतलब ब्लड बहुत थिक हो गया, तो उसकी जो परफ्यूजन है ना वो सही नहीं, स्लो हो जाएगी। अच्छा, अ पेशेंट मेंटेन अ स्प्लिंटर इंजरी फ्रॉम अ ब्लास्ट रिजल्टिंग इन डैमेज टू द पेरिकार्डियम, during surgery the pericardium was found to be damaged on the inferior side. The surgeon inserted her finger into the pericardium to locate a piece of sharpener moving inferiorly then upward and then to the right where her finger stopped at a cul-de-sac near the base of the heart. What is the most likely location of her fingers? Most likely location जो होगी वो कौन सी होगी, oblique sinus. A patient presented with history on and off from the last few months. On examination, he has enlarged lymph node and there is history of weight loss. Doctor advised methotrexate. Methotrexate का हमें पता है कि इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ये, ठीक है। अ यंग बॉय कोलैप्स्ड व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल एंड डाइड ऑन ऑटोप्सी, मीडियम वेसल इन्वॉल्वमेंट फाउंड इज ड्यू टू। अब वो हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि ऑटोप्सी पे वो हमारे पास डाइड हो गया, तो ये हमारे पास कावासाकी डिजीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना कावासाकी डिजीज़ एक तो मीडियम वेसल आ गई, दूसरा इसका क्लू ये हो गया कि पेशेंट डाइड हो गया, क्योंकि इसके अंदर ना एन्यूरिज्म होती है, वो रप्चर हो जाती है तो पेशेंट फ़ौरन से डाई हो जाता है। और दूसरा ये यंग्स में होती है तो यंग बॉय लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। जो रिपीटेड सीक्वेंस है ना ट्राई न्यूक्लियोटाइड का, वो डाउन सिंड्रोम में भी नहीं होता, टर्नर में भी नहीं होता, क्लाइनफेल्टर में भी नहीं होता, ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ना उसके अंदर होता है। और ये एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है, CGG रिपीट्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हाइपर एक्टिविटी होती है, इनलार्ज चिन होती है, फेस इनलार्ज होता है, इसके अलावा इनलार्ज गुनेड्स होती है, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंटेड विद बी स्टिंग, डॉक्टर इज़ लुकिंग फॉर हीज emergency kit with injectable epinephrine. What is the doctor trying to prevent? डॉक्टर ने क्यों एपिनेफ्रीन दिया है? क्योंकि उसको एनाफाइलैक्सिस से बचाने के लिए, तो सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस। A mother deliver her first baby without complication and does not receive Rocam. After 18 months, she deliver her second baby. She develop hydrophotalasis. Hydrophotalasis की बात आ गई है तो ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। कोई भी ब्लड रिएक्शन होगा तो हमारे पास, और हाइड्रोफोटेलिसिस वगैरह तो ये हमारे पास होंगे। और हाइपर एक्यूट अगर कोई ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी होगा तो वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। फिर है अ 10 years old girl हैज़ रिकरेंट हेडेक रिलीव बाय पैरासीटामोल, इमेजिंग शो अ ट्यूमर इन द पाइनियल ग्लैंड। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर? जो पाइनियल ग्लैंड का ट्यूमर होता है वो मोस्ट कॉमन जर्मिनोम होता है, तो इसका सी ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद है चाइल्ड विद रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस अंडरगो अ टॉन्सिलेक्टमी, ड्यूरिंग सर्जरी अ ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द राइट टॉन्सिलर आर्टरी, द आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ विच वेसल? जो हमारे पास टॉन्सिलर आर्टरी है ना वो ब्रांच होती है किसकी? फेशियल आर्टरी की। A patient after an RTA come to the ER. There is no history of blood loss. On examination, BP 80/40 per 60 and the patient has warm peripheries. एक तो warm peripheries आ गई, उसके बाद blood loss भी कोई नहीं है। अगर blood loss होता और cold peripheries होती तो hypovolemic होता, लेकिन यहाँ पे history of blood loss भी नहीं है और warm peripheries है तो ये neurogenic है। A girl with different blood at upper and lower limb and a murmur. What investigation anomaly is seen? क्योंकि अगर अपर और लोअर लिम्ब में बीपी का डिफरेंस हो तो ये किस वजह से? कोआक्टेशन की एओर्टा की वजह से, क्योंकि नैरोइंग हो जाती है एओर्टा की। अच्छा, टी सेल्स आर रिलेटेड टू विच? एओर्टा जो है ना ऐसे नैरो हो जाएगा तो उसकी वजह से कम हो जाएगा। टी सेल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? टी सेल्स होते हैं ना वो रिलेटेड होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होते हैं ना वो टी सेल मीडिएटेड होते हैं, और टी सेल होते कौन से? हेल्पर टी सेल्स, जिनको CD4 टी सेल्स भी बोलेंगे। अच्छा, उस बाद है एन 18 years old young lady died suddenly. There is only short history of fever and headache. On autopsy, heart is enlarged, weight 102 gram and small lymphocytes in the myometrium. Infection cause is, उन्होंने पूछा है वैसे तो लिम्फोसाइट्स होते जो पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस वगैरह बताए हुए इन्फ्लेमेशन है, लेकिन उन्होंने इन्फेक्शस लिख दिया है तो वो हमारे पास कॉक्सेकाई बी वायरस की वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद है अ लेडी विद पेन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू द बैक, लैब शो रेज्ड अमाइलेज एंड लाइपेज, ऑन इन्वेस्टिगेशन असिस्ट विद नेक्रोसिस सीन। अगर हमने अमाइलेज और लाइपेज का बता दिया है तो इसका मतलब है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, तो हमारे पास होगी फैट नेक्रोसिस। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया टू फ्लूइड से डिस्फेजिया है। Also episode of vomiting containing food content and no GERD, on chest x-ray air fluid level seen behind heart। यहाँ पे उन्होंने डिस्फेजिया का फ्लूइड से बताया। अगर दोनों होता है सॉलिड भी और फ्लूइड भी और दूसरा वेट लॉस भी होता है तो हम CA करते हैं, लेकिन ये नहीं है तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक्लेजिया है। Patient has autoimmune hypothyroidism and Addison's. What is the diagnosis? ऑटो इम्यून हाइपोथायरिज्म और एडिसन्स, ये हमारे पास टी बनेगा। शिमड्रिस सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर ना इसको ना APS टाइप 2 भी कहते हैं। यहाँ इन्होंने ऑप्शन में APS टाइप 1 किया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये APS टाइप 2 होता है। इसके अंदर एक तो ऑटो इम्यून हाइपोथायरिज्म होता है, एडिसन डिजीज़ होती है और साथ में डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 भी होता है इसके अंदर।
Okay, 50 MCQs are done, and in the next session we will do the remaining 100 MCQs of this paper 1 and just conclude it.